पेन कहाँ है? ये रहा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो शुरू करें बेटा आज का लेक्चर। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक थम्स अप दे दीजिए प्लीज। शुरू करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 7 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, आज हमें एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। लास्ट में 6 क्वेश्चंस है बेटा जो हमें सॉल्व करने हैं। तो लास्ट के 15 मिनट्स में या लास्ट के 20 मिनट्स में हम वो क्वेश्चन पोल में आप लोगों से कराएंगे, ठीक है। और हमने कल यहां से शुरू करना है। आई होप ये वाला पेज आप लोगों ने लिखा है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट और बायोरिएक्टर। ये है बेटा आज का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। शुरू करें समाप्ति एक्सप्रेस। यस एवरीवन। अरे यार, ये तो माइक गिरने वाला था। एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस शुरू करें। अगर कल की क्लास में आपको कोई भी कंफ्यूजन थी तो एक बारी मुझसे पूछ ले, मतलब रिवाइज कर लेना और एक बारी और ट्राई करो उस चीज को समझने के लिए। मैं एक और बार आपको वही सेम चीज कैसे ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट किया जाता है, मैं एक बारी आपको समझा देती हूं, ठीक है ना। तो मैं रिवाइज करा रही हूं, इस रिवीजन का फायदा उठाना। अगर कल थोड़े से भी डाउट्स रह गए हैं बेटा तो आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आराम आराम से बताऊंगी, भले ही रिवीजन है बट आराम आराम से बताऊंगी, ठीक है। आपने बेटा एक प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था जिसे बोला था आपने, जिसे आपने क्या बोला था बेटा, जिसे आपने बोला था पीबीआर 322। याद करो, इस पीबीआर 322 में बेटा हमें एक चीज याद रखनी है। यहां पर 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स थे। एक यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी और एक यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। ये वाली जीन को बेटा आपने क्या बोला था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और इस वाली को तुमने क्या बोला था बेटा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम उतनी सारी चीजें नहीं बता रहे, सिर्फ आपको अभी सिलेक्शन का प्रोसेस में वापस से रिवाइज करा रही हूं, ठीक है। एक बारी सारे लोग बेटा अच्छे से रिवाइज करो, आराम आराम से बता रही हूं, टेक योर टाइम, है ना। फिर बेटा हमने यहां पर क्या किया था, BAM-H1 वाले एंजाइम से कट किया था। मैंने कल आपको बोला था ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम BAM-H1 से ही कट कराओ, आप दूसरे एंजाइम से भी कट करा सकते हो, बट हमेशा हमें ये इंश्योर करना होता है जो हम कट कराते हैं बच्चों वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर हो या फिर कोई जैसे लैक्सी जीन आपने पढ़ी थी पीयूसी में उसके अंदर हो। हमें सिलेक्शन प्रोसेस इजी करना है तो आपको यूजुअली दिखेगा कि कट हमेशा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर या जैसे लैक्सी जीन है विद इन दैट आपको कट करना होता है। आप चाहते तो एम्पीसिलिन वाले में भी कट करा सकते थे, बट हमने यहां पे कट करा के जीन को इंसर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। फिर बेटा हमें क्या करना है, जब हम इससे कट करके अपने जीन को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपसे कहा था बेटा 2 केसेस होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जीन चला जाएगा, आपका जीन जा भी सकता है और हो सकता है आपका जीन नहीं गया हो। तो 2 केसेस बनते थे बेटा, याद करो। अब 2 केसेस में क्या है, एम्पीसिलिन जीन को तो तुमने नहीं छेड़ा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन को तो तुमने नहीं छेड़ा, ये तो एज इट इज है। तुमने छेड़ा किसको बेटा, यहां टेट्रासाइक्लिन वाली जीन को छेड़ा है। तो अब मैम 2 सिचुएशंस हो सकती है, एक कि जब आपने कट किया और अपना जीन इंसर्ट करने की कोशिश की तो जीन चला गया है, और एक बेटा जिसके अंदर जीन नहीं गया है। जिसके अंदर बेटा जीन नहीं गया होता उसको आप क्या बोलते हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जिसके अंदर चला जाता है उसे आप बोलते हो रिकॉम्बिनेंट। याद है मैंने आपसे कहा था रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट आप हमेशा किसके लिए शब्द यूज करते हैं बेटा, हमेशा आप प्लाज्मिड या अपने वेक्टर के लिए यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या आपको थ्योरेटिकली तो पता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट, बट आपको ऐसे देख के अभी पता नहीं है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इसको पता करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है,
आगे हमें इसे पहले होस्ट के अंदर डालना पड़ता है, फिर हमें ग्रो करना पड़ता है, कल्चर करना पड़ता है। क्लियर होता जा रहा है ना बेटा? अच्छे से रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर बेटा अगर मैं इसे ग्रो करूं, मैं इसे होस्ट के अंदर डालूंगी। जब मैं होस्ट के अंदर डालूंगी तो होस्ट क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म। उसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ई कोलाई एक बहुत बेहतरीन होस्ट है, क्योंकि ई कोलाई के पास एम्पीसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं है, ई कोलाई के अंदर बेटा आपकी टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब बेटा मैं इसे होस्ट के अंदर डालने की कोशिश करूंगी तो क्या सारे ई कोलाई के पास ये जीन चला जाएगा? नहीं। और बेटा हो सकता है कुछ ई कोलाई ऐसी हो जिसके पास कुछ भी ना गया हो, कुछ ई कोलाई के पास ये वाला गया हो, कुछ ई कोलाई के पास बेटा ये वाला गया हो। तो ई कोलाई की भी बेटा 3 आपको पॉपुलेशन दिखेगी, 3 ई कोलाई की आपको पॉपुलेशन दिखेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैम देखो जिसके अंदर कोई भी फॉरेन जीन चला जाए, मैंने कहा था कोई भी फॉरेन जीन अगर उसके अंदर चला गया, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट वाला गया हो, चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ई कोलाई के पास कोई भी फॉरेन जीन चला गया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा, ये शब्द याद रखिए। अगर इसके पास विदेशी कोई भी डीएनए आ गई तो ये भी ट्रांसफॉर्मेंट, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट्स बन गए। इसके अंदर नहीं गया है तो ये तो क्लियरली नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ये तो क्लियरली क्या होगा बेटा? ये तो क्लियरली नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ठीक है ना? यस। अब मेरे प्यारे सपोलो, हमें क्या करना है? पहचानना है। फिलहाल तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी पहचानना है। इसके अलावा मैं कहती हूं ये वाला क्या है तुम्हारा? रिकॉम्बिनेंट, ये है तुम्हारा नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब तुम ये कहोगे कि ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट तो है पर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है, ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है बट ये रिकॉम्बिनेंट वाला है, यानी इसके अंदर ये वाला गया है, इसके अंदर ये वाला गया है। यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या? एक थम्स अप दे दो बेटा, थम्स अप दे दो। एकदम आराम आराम से पढ़ रहे हैं, है ना? रिवाइज भी एकदम आराम से कर रहे हैं। यहां तक कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं बेटा कि ये वाली सिचुएशन कैसे अराइज हुई? अब हमें इसे कल्चर, एक्चुअल में तो हम जब बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं तो एक्चुअल में तो इसे कल्चर ही कर रहे होंगे ना बेटा, इसे किसी कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे होंगे। ई कोलाई है, कोई भी बैक्टीरिया, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे होंगे। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले जो कल्चर मीडियम को यूज किया जाता है वो याद रखना है कि यहाँ पे एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो किया जाता है। आप इसे एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करोगे और जैसे ही बेटा आप इसे एम्पीसिलिन मीडियम में कल्चर करोगे तो क्या होगा? एम्पीसिलिन मीडियम में कल्चर करते ही बेटा सबसे पहले सिलेक्शन होगा ट्रांसफॉर्मेंट्स का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। बोलो हाँ या ना? सबसे पहले किसका सिलेक्शन होगा? ट्रांसफॉर्मेंट्स का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। क्यों? क्योंकि एम्पीसिलिन मीडियम में, भाई ऐसे कम कर दो यार, क्योंकि बेटा क्योंकि एम्पीसिलिन मीडियम में ट्रांसफॉर्मेंट्स तो ग्रो कर जाते हैं बट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो नहीं कर सकते। भाई ये ई कोलाई तो चाहे तुम टेट्रा में ग्रो करते, चाहे तुम बेटा एमपी में ग्रो करते, टेट्रा एंड एमपी स्टैंड्स फॉर जेंजीज है ना। यहाँ पे तो तुम लोग तो शॉर्टकट्स बहुत यूज करते होगे। नहीं, शॉर्टकट्स तो हर कोई यूज करता है, डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू बिलोंग टू अ जनरेशन टू यूज शॉर्टकट्स बिकॉज एवरीवन कैन यूज शॉर्टकट्स। तो एमपी मीन्स एम्पीसिलिन, टेट्रा मीन्स टेट्रासाइक्लिन। ये भाई साहब तो किसी में भी मर जाते क्योंकि ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है और नेचुरली इसके पास बेटा कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो ये भाई साहब तो सबसे पहले उड़ जाते, तो सिलेक्शन हो जाता। और ये दोनों क्यों जिंदा रहते हैं एम्पीसिलिन मीडियम में? क्योंकि इन दोनों के पास जो प्लाज्मिड है उसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो एकदम इंटैक्ट है ना बेटा, उसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो एकदम इंटैक्ट है, उसको तो तुमने छेड़ा ही नहीं है। तो दोनों एम्पीसिलिन में तो मजे में ग्रो करेंगे, यानी कि पहला सिलेक्शन पहली प्लेटिंग में हो जाता है इन द एम्पीसिलिन मीडियम, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स बट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन ये प्रोसेस यहां खत्म नहीं होता, इस प्रोसेस में आपको मल्टीपल टाइम प्लेटिंग करनी पड़ती है। तो तुम क्या करते हो? इसकी प्लेटिंग में कॉपी करते हो, इसी के जैसा एक और कॉपी करके प्लेट बनाते हो। इसी प्लेट में क्यों नहीं किया था मैंने आपको बताया था। अब तुम क्या करते हो? एक वुडन ब्लॉक लेते हो और जिस पोजीशन पे बेटा जो ई कोलाई ग्रो कर रही है उसको टच किया और दूसरे कल्चर मीडियम में एग्जैक्ट पोजीशन पे ग्रो कराने की कोशिश की। बस इस बार उस मीडियम में क्या डाल दिया बेटा? इस बार उस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। जैसे उस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन डालते हो तो आपकी इस रिकॉम्बिनेंट वाले की बैंड बच जाएगी। क्यों बैंड बच जाएगी? क्योंकि इसकी जहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी उसी जगह पे तो तुमने अपना इंसर्ट डाला हुआ है, उसी जगह पे तो तुमने अपना इंसर्ट डाला हुआ है, तो इसकी टेट्रासाइक्लिन तो डैमेज थी,
यानी कि जितने भी ये वाले ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे जो रिकॉम्बिनेंट वाले होंगे वो सेकेंड वाली रेप्लिका प्लेट पर ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी टेट्रासाइक्लिन डैमेज थी। फिर मन में सवाल आया कि मैम अगर रिकॉम्बिनेंट वाली मर ही जाएंगी तो फिर हमें तो उसी से काम था। तो बेटा इसीलिए तो हम रेप्लिका बनाते हैं, यानी हम देखते हैं जैसे आपने दूसरी रेप्लिका प्लेट बनाई उसमें आप देखते हो कि सिर्फ जो सेकेंड पोजीशन वाली इकोलाई थी यानी कि ये सिर्फ ये ग्रो कर पाती है। तो आपको समझ में आ जाता है कि पहली प्लेट में जो ये वाली कॉलोनी है उससे मुझे मतलब नहीं है क्योंकि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है। तो तुम नीचे से जो कॉलोनी है उसे अलग से उठाते हो और उसे अलग से बेटा ग्रो करते हो, कल्चर करते हो। बोलो आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ बेटा? आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए। आपने अगर सिंसियरली पढ़ा है तो आपको जीरो कंफ्यूजन होनी चाहिए आप बेटा। बट ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस था बेटा, ये बड़ा ही कम्बरसम प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मल्टीपल टाइम प्लेटिंग करनी पड़ रही है टू अंडरस्टैंड कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट, कौन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो तुमने एक और प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया PUC 8, PUC 19, बड़े सारे PUC एग्जिस्ट करते हैं और इसको क्रोमोजेनिक सिलेक्शन भी कहा जाता है, ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन भी कहा जाता है। और यहां पर एक ही बार में प्लेटिंग करने पर तुम्हें पता चल जाएगा कौन रिकॉम्बिनेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। मल्टीपल प्लेटिंग करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तो आइए बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी अब इसकी। तो अब इसकी कहानी कैसी है देखो, यहां पे तुमने PUC 8 का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। PUC 8 में तुमने कहा कि मैम यहां पे भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और यहां पर एक और जीन है जिसे हम बोलते हैं लैक्सी जीन, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है। लेकिन अभी मुझे उससे मतलब नहीं है। एक तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहां पर है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और ये वाली जीन का नाम क्या था, लैक्सी जीन। तो लैक्सी जीन की अच्छी बात यह है कि लैक्सी जीन है तो उसका कोई प्रोडक्ट होगा। इस जीन का प्रोडक्ट होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है ना, इसकी बड़ी मजेदार कहानी है। क्या कहानी है? ये अपने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है जब प्रोडक्ट में। इस सबस्ट्रेट को बोला जाता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये कलर प्रोड्यूस करता है, क्रोमोजेनिक, कलर जनरेटिंग। तो ये जब प्रोडक्ट में इसे कन्वर्ट करता है तो प्रोडक्ट हमेशा ब्लू कलर का आपको नजर आता है, जिसकी वजह से आप पहचान पाओगे आगे। कैसे पहचानोगे मेरे सपोलो? देखो अभी मैंने इसी PUC का इस्तेमाल करके अपना रिकॉम्बिनेंट बनाने की कोशिश की, तो मैम फिर से दो सिचुएशन आएगी। एक सिचुएशन जिसमें रिकॉम्बिनेंट बन गया होगा, एक सिचुएशन जिसमें रिकॉम्बिनेंट नहीं बना होगा, राइट? एक में रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, एक में रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। जिसमें भी आपका जीन चला गया, मान लो इसके अंदर जीन चली गई है ना, इसके अंदर जीन चली गई है तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट, इसके अंदर जीन नहीं गई तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गया। यही दो पॉसिबिलिटीज है बेटा, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो यही 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, एक के अंदर रिकॉम्बिनेंट बन गया, एक के अंदर रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। एम्पीसिलिन जीन तो दोनों की एकदम इंटैक्ट है, एम्पीसिलिन को तो तुमने नहीं छेड़ा है, एम्पीसिलिन तो एज इट इज है बेटा, इंटैक्ट है। फिर इसे उठा के तुम होस्ट के अंदर डालोगे तो आपको 3 प्रकार की होस्ट दिखनी चाहिए। एक जिसके अंदर कुछ भी नहीं गया, एक जो ट्रांसफॉर्म हो गई बट उसके अंदर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है, और एक जो ट्रांसफॉर्म हो गई उसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट गया है। अब तुम्हें मल्टीपल टाइम प्लेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, तुम इसी प्लेट में बता सकते हो। कैसे बता सकते हो बेटा? अभी देखो, पहले तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। आप इस प्लेट में क्या करते हो? इस प्लेट में आप एक तो एंटीबायोटिक डालते हो एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन डालते ही किसका खात्मा हो जाएगा? एम्पीसिलिन क्यों डाला बेटा? यूजुअली पहली प्लेटिंग में आप उस चीज को डालते हो जिसकी जीन इंटैक्ट है। आप ऑब्जर्व करो, जब आपने PBR 322 से काम किया तो भी आपने एम्पीसिलिन पहले क्यों डाला? क्योंकि एम्पीसिलिन जीन इंटैक्ट थी, तुमने टेट्रासाइक्लिन को डैमेज किया था। पहले तुम उसे डालते हो जो जीन इंटैक्ट है, जिस जीन को डैमेज नहीं किया। तो यहां पे भी एम्पीसिलिन डालते हो, सबसे पहले ये उड़ जाता है। एम्पीसिलिन में तो ये ग्रो ही नहीं करता है, लेकिन एक ही साथ सारा प्रोसेस कर रहे हो। ये तो समझाने के लिए मैं अलग अलग बता रही हूं। और फिर तुम इसके अंदर क्या डालते हो बेटा? फिर तुम इसके अंदर डालते हो इसका सबस्ट्रेट एक्सगैल डालते ही तुम्हें नजर आएगा कि जितनी भी तुम्हारी
नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है वो ब्लू कलर की कॉलोनी है, और जितनी भी तुम्हारी बेटा रिकॉम्बिनेंट वाली है उसका ओरिजिनल कलर दिखता है बेसिकली जैसा बैक्टीरिया कल्चर में दिखता है व्हाइटिश, तो इसका व्हाइट कलर नजर आएगा। जितनी भी ब्लू कॉलोनीज है वो रिकॉम्बिनेंट वाली नहीं है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर तो तभी आता है जब एंजाइम होगा, एंजाइम तो तभी होगा जब बेटा ये लैक्सी जीन होगा, और जब एंजाइम होगा तो उसके सबस्ट्रेट को देने पर प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट का कलर नजर आता है तुम्हें ब्लू। समझ में आ गई बात? सो ऑल दी नॉन रिकॉम्बिनेंट अपीयर्स ब्लू एंड ऑल दी रिकॉम्बिनेंट अपीयर्स व्हाइट। एक बार प्लेटिंग की और सारा काम तमाम हो गया। बोलो यस और नो। मोहित बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया। शोगरा बेटा 3-4 बार बता चुकी हूं पर आपने ध्यान से नहीं सुना। व्हाइट बैक्टीरिया का अपना कलर दिखता है कल्चर में, इसीलिए व्हाइट बोलते हैं हम इसे। कोई दुखदार समस्या तो नहीं है? तो आई टुक टाइम, मैंने समय लेके तुम्हें इसे अच्छे से वापस से रिवाइज कराया। जहां जरूरत है बेटा वहां भले ही आप टाइम लो, आपको मैं रिवाइज कराऊंगी। मैं एक चीज और ना बेटा आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप में से कई सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा यकीन प्लस कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक अपना जेन्युइन फीडबैक बताऊंगी एज अ टीचर। उस बैच में मैं भी पढ़ा रही हूं और हम भी पूरी मेहनत, जो भी बैच होता है बेटा, चाहे वो यूट्यूब का एक फ्री बैच क्यों ना हो और चाहे वो आपके पेड बैचेस ही क्यों ना हो, टीचर हमेशा हर बैच में इक्वली एफर्ट करता है। बट मैं आप लोगों को अपनी एक सिंसियर एडवाइस दूंगी। आप में से कई सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है यकीन प्लस बैच के बारे में, बट आई रियली वांट टू गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन। ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि क्योंकि मेरे पास तो बेटा यकीन 2.0 बैच भी है और लक्ष्य वाला बैच भी है, लक्ष्य 1.0 और अर्जुना 1.0 भी है। तो अर्जुना वालों के लिए तो नहीं है ये, लेकिन आपके लक्ष्य बच्चों के लिए और यकीन के बच्चों के लिए ये बैच है। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों के ऑलरेडी करंट टॉपिक्स में बैकलॉग हैं और आपने करंट टॉपिक्स को ही अच्छे से रिवाइज नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि फोमो के चक्कर में, फोमो यू अंडरस्टैंड, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि अधिकतर लोग फोमो के चक्कर में कहीं मेरा वो छूट ना जाए, अरे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, अरे उसी से सिलेक्शन होगा बाकी किसी से सिलेक्शन नहीं होता है क्या, फोमो के चक्कर में। और पीयर प्रेशर, जैसे हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ा था कि पीयर प्रेशर में आके कोई चीज नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आप ऑलरेडी अपने, कोई भी टीचर आपका बेटा बैच के अंदर जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, वो अपनी तरफ से बैच में ही ऑलरेडी इतनी आपकी प्रैक्टिस कराते हैं और आपको इतना इनफ कंटेंट देते हैं कि यू कैन गेट सिलेक्टेड इटसेल्फ ओनली फ्रॉम दी बैच। आप बैच से ही सिलेक्ट हो सकते हैं, आप बैच में ही जितना पढ़ रहे हैं उससे रैंक लेके आ सकते हैं। सिर्फ अगर आपके पास बेटा टाइम है कि आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो, ओनली इन दैट केस आप उनके लेक्चर्स को देखना। अगर आपके बेटा बैकलॉग ही इतने हैं और आप लोगों के चक्कर में देखा देखी में जा रहे हो कि भाई वो भी कर रहा है, मैम वहां पे भी प्रैक्टिस करा रही है, मेरे को करना चाहिए, तो आप मत करो बेटा, फिर ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। हम तो बेटा वो बैच लेके आए हैं ताकि आपका फायदा हो सके, खास करके उन स्टूडेंट्स का फायदा हो सके जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिनको ये लगता है कि अभी से ही मैं प्रैक्टिस चालू कर देता हूं। तो हम ऐसा सोच के लेके आए कि आपकी रैंक और कैसे इंप्रूव करें, आपको कैसे और अच्छी प्रैक्टिस कराएं और कितनी बेहतरीन बेटा आपके लिए चीजें कर पाए। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिनका ऑलरेडी जो चल रहा है वो उनका बहुत अच्छे से कवर्ड है। आप समझ गए मेरी बात? यस, समझ गए ना? एक बार थम्स अप दे दो, फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करा रही हूं बेटा, ठीक है ना? तो प्लीज 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 आप जहां जैसे पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो डोंट फील द फियर कि यू विल मिस आउट ऑन समथिंग। नहीं बेटा, आप ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस बैच में हम क्वेश्चंस के थ्रू आपकी रिवीजन करा रहे हैं। क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन है तो टाइम कम लगेगा, रिवीजन हो जाएगा, लेकिन टाइम तो लगेगा ना बेटा, है ना? तो सिर्फ वही बच्चे करें बेटा जिनको और अच्छी प्रैक्टिस करनी है
और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, उनका रिवीजन करना है ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स। मेरा जेन्युइन ओपिनियन है आप लोगों के लिए। मैं नहीं चाहती आप बेटा जबरदस्ती के पीयर प्रेशर में रहे, लेकिन अगर आपको जरूर प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है तो मोस्ट वेलकम इन दैट बैच। और मजेदार बेटा आपको अगर मतलब ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा। हमने कल यहां पे पढ़ा वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है बेटा यूजुअली जब हम प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा, तो यूजुअली हम प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल करते हैं जब आप होस्ट बैक्टीरिया को लेते हैं। जैसे अभी आपने जब भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो प्लाज्मिड्स को हमेशा आपने इकोलाई के अंदर डाला। मतलब आप जब प्लाज्मिड्स को यूज करते हैं एज अ वेक्टर तो आप देखेंगे कि आपका होस्ट यूजुअली बैक्टीरिया होता है। लेकिन कई बार बेटा आपका होस्ट एक एनिमल सेल है, कई बार आपका होस्ट एक प्लांट का सेल है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन वाले चैप्टर में कल भी मैं आपको बता रही थी कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके, जैसे ह्यूमन का कोई सेल है, मान लो हमारा कोई बेटा WBC है, लिम्फोसाइट है, तो मेरे को अगर लिम्फोसाइट के अंदर कोई चीज बेटा डालनी है, कोई फॉरेन जीन डालना है, तो मैं प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज नहीं करूंगी, बल्कि कर सकते हैं, पर यूजुअली हम क्या करते हैं बेटा, मैं यूजुअली बोल रही हूं, यूजुअली हम क्या करते हैं, रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं जब आप एनिमल सेल को एज अ वेक्टर लेते हो। और वैसे ही आप उसी चैप्टर में पढ़ोगे कि हम ना कुछ ऐसे प्लांट्स बनाते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब उनका पेस्ट कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप प्लांट्स को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना देते हो। तो जब आप प्लांट सेल्स के अंदर मान लो जीन इंसर्ट कर रहे हो, फॉरेन जीन, तो प्लांट सेल्स में जब आप एज अ वेक्टर यूज करते हो तो आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का इस्तेमाल करते हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसा होस्ट होगा बेटा वैसा ही वेक्टर होगा। डिपेंड करता है कि आपने किस होस्ट का इस्तेमाल किया। होस्ट क्या था? जिसके अंदर आपको अपने जीन को ग्रो कराना है, फाइनली आपको प्रोडक्ट उसी के अंदर मिलेगा, है ना। तो आप होस्ट सिलेक्शन करते हैं, आप होस्ट को देखकर वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। तो यहां पे आपने ये वाली कहानी कल लिखी थी, बीटी कॉटन, वेरी गुड। बीटी कॉटन का नाम आप लोगों ने सुना है ना? सब अगर नहीं सुना है तो हम अगले एप्लीकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कल आपने ये वाली चीज लिखी थी, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में वेक्टर आपको इस्तेमाल करना है, तो आप कौन से वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे? यहां पे आपने एक लाइन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट, इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड एज tDNA टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट। अब सुनो, ये तो तुमने लिखा है, अब मेरी बात समझना। मैंने कहा कि हम इन्हीं की मशीनरी को बोलते हैं ना कि अच्छा तूने मेरे साथ ये ट्रिक की है, अब मैं तेरे ही ट्रिक को तेरे ऊपर इस्तेमाल करूंगा, तब तू देखना। मतलब कि मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन तो कमाल की चीज है, और रेट्रोवायरसेस भी ऐसी होती है। कमाल की चीज क्यों है? क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, तो अब आपने इसे लिख लिया है ना, तो आप एक ऐसे डायग्राम बना सकते हैं जो मैं अभी आपको बना के बता रही हूं, ठीक है। ये बना सकते हो, उसके आगे आप ये उसके आगे बना सकते हो। तो जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन हो गया, हम इसका कैसे यूज करेंगे, देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन हो गया, ठीक है। प्लांट्स के लिए ये एज अ वेक्टर काम करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। वैसे तो बीमारी कॉज करता है, लेकिन हम इसे देखो कैसे अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, कैसे अपने फायदे के लिए हम यूज करेंगे। बोलते हैं ना नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना देना भी एक कला है, और ये बहुत बड़ी कला है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हम मतलब अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो यहां पे भी तो वही है। तो देखो ना, लोगों की सोच देखो कितनी कमाल की होती है, हाँ लोगों की सोच कितनी कमाल की होती है बेटा। यहां पे आप देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, इसके अंदर बेटा एक प्लाज्मिड होता है। इस प्लाज्मिड को बोला जाता है टीआई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है बेटा? टीआई प्लाज्मिड। इसका अपना भी क्रोमोसोमल डीएनए है, उसको मैं नहीं बना रही हूं, यहां पे मैं बोल रही हूं इसके पास एक प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्यों इसे ट्यूमर इंड्यूसिंग बोलते हैं अभी मैं बता रही हूं आपको। दैट इज वाई टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। हाँ लिखना है, बिल्कुल लिखना है बेटा। कल जो आपने लिखा था ना,
उसी के नीचे डायग्राम बनाना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था वो वाला डायग्राम नहीं बनाना, कल मैं आपको बना के बताऊंगी। इस टीआई प्लाज्मिड में ना बेटा एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जिस पोर्शन का नाम होता है टीडीएनए, जो मैं हाईलाइट कर रही हूं इस पोर्शन को बोला जाता है टीडीएनए। क्या बोला जाता है? इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोला जाता है टीडीएनए। टीडीएनए का मतलब होता है ट्रांसफर डीएनए। वैसे तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन इज अ पैथोजन ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ये एक पैथोजन है, ये क्राउन गॉल डिजीज करता है। आपको यहां पे इस प्लांट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस प्लांट को एक बारी देखना, यहां पे आपको एक ट्यूमर जैसा दिख रहा है, मतलब ये ट्यूमर इंड्यूसिंग है, ये इस तरीके का ट्यूमर बना देता है, इसे बोलते हैं क्राउन गॉल। क्राउन गॉल डिजीज, आपको डिजीज में पीएचडी नहीं करनी है क्योंकि डिजीज एनसीईआरटी में दिया नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या करता है, इन्फेक्ट्स, यूजुअली मैं इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज बता रही हूं कि इन्फेक्ट्स सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, इन्फेक्ट्स या आप ऐसे भी लिख सकते हो पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, ये पैथोजन होता है डाइकॉट प्लांट्स का। करता क्या है, जैसे ही बेटा ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करने की करता है, प्लांट को इन्फेक्ट करने में इन्फेक्शन करता कैसे है, ये अपने प्लाज्मिड को प्लांट सेल्स के अंदर डाल देता है। समझो मेरी बात, क्या करता है, जब ये इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करने का मतलब होता है इट इंसर्ट्स इट्स टीआई प्लाज्मिड इनटू प्लांट सेल, इट इंसर्ट्स इट्स टीआई प्लाज्मिड इनटू प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के अंदर अपना टीआई प्लाज्मिड इंसर्ट कर देता है और फिर इस टीआई प्लाज्मिड का ये पर्टिकुलर पोर्शन टीडीएनए जो आपका दिख रहा है ना बेटा, टीडीएनए जिसे ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं, ये टीडीएनए क्या करता है, इस टीआई प्लाज्मिड में से जाके निकल के आपके प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए से जाके जुड़ जाता है। और बताओ इससे क्या होगा? क्या आपको थोड़ी थोड़ी वाली फीलिंग आ रही है जैसे रेट्रोवायरसेस आपकी बॉडी में करते हैं? मतलब आपका जो एचआईवी वाला वायरस था, रेट्रोवायरसेस तो बहुत सारे हैं ना बेटा, एचआईवी जैसे वन ऑफ द रेट्रोवायरस है, तो आपके रेट्रोवायरस ने क्या किया था, अपना जीनोम इंसर्ट किया और उसका जो जीनोम था, जो भी आरएनए से डीएनए बना, और डीएनए जाके आपके खुद के जो मैक्रोफेजेस थे उसके डीएनए से जाके इंटीग्रेट कर गया था। और ऐसा करने से इसको क्या फायदा मिल रहा है? ऐसा करने से इसको ये फायदा मिल रहा है कि जब जब आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसलेट करता है, तो उसका भी डीएनए ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट करता है, आपको बाहर से अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस और नो? यस और नो? मतलब अगर आप, हमने एक लाइन नहीं पढ़ी थी बेटा एनसीईआरटी की मस्त, हमने वो लाइन पढ़ी थी ना कि अगर एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को उठा के आप अगर किसी सेल के अंदर डायरेक्टली ऐसे ही डाल दो, तो मोस्ट लाइकली इसका फ्यूचर, इसका फेट क्या होगा कि इट विल बी अनेबल टू रेप्लिकेट। और फिर हमने रीजन, और ये इसका 2024 में क्वेश्चन भी आया था, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है उसका फ्यूचर, क्योंकि जब तक वो किसी भी जीनोम का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं बन जाता तब तक वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता भाइयों और बहनों। याद आ रहा है? जब तक वो उसका क्रोमोसोम का पार्ट नहीं बन जाता तब तक वो अपना कोई काम नहीं कर सकता। इसी वजह से कई बार हम वो प्लाज्मिड के साथ में अपना डीएनए जोड़ते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस यस। तो टीआई प्लाज्मिड इनटू प्लांट सेल ये इंसर्ट करता है एंड फ्रॉम हियर the tDNA known as the transfer DNA detaches and integrates into cells, plant cells, देखो into plant cells chromosomal DNA। फिर क्या होगा? अगर ये प्लांट के क्रोमोसोमल डीएनए का, भाई
आवाज सही नहीं आ रही है क्या? चेक करा लूं क्या? हाँ, मैं चेक करा लेती हूं, ठीक है। यार आवाज एक बारी चेक कर लो। हाँ, अभी सुनो, हुआ क्या बेटा? हुआ ये कि ये जो टीआई प्लाज्मिड था, ये टीआई प्लाज्मिड बेटा यहां से निकलेगा और यहां से निकलने के बाद प्लांट सेल के अंदर जाएगा, और प्लांट सेल के अंदर जाने के बाद बेटा ये टी डीएनए वाला जो पोर्शन है, ऑल क्लियर, परफेक्ट है, सही है। ये बेटा जो टी डीएनए वाला पार्ट है, ये टी डीएनए वाले पार्ट जो है इसमें से निकल जाएगा और क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट बन जाएगा। मैं एक ड्राइंग बना के आपको थोड़ा सा, अगर आपको नहीं मतलब विजुअलाइज हो पा रहा तो मैं थोड़ी सी एक ड्राइंग बना के भी आपको बता देती हूँ। हालांकि आपको विजुअलाइज हो जाना चाहिए था, बट फिर भी अगर आपको नहीं विजुअलाइज हो पा रहा तो मैं ऐसे करके बना के बताती हूँ, देखो, ठीक है ना। क्योंकि देखो समझना जरूरी है। एनसीईआरटी ने तो बेटा एक छोटी सी लाइन दी है और क्वेश्चन भी उतने से बन जाएगा, बट अगर कंसेप्ट समझाने तो मुझे थोड़ा सा आपको लिखवा के तो बताना ही पड़ेगा। जैसे ये टी डीएनए है, नहीं पहले तो आप ये लिखो कि ये इन्फेक्ट कर रहा है ना प्लांट्स को, दिस इन्फेक्ट्स प्लांट एंड इंसर्ट प्लाज्मिड। यार इतनी सारी कहानी फिर से, वहां पे तो कहानी लिख ही चुके हो, तो यहाँ ड्राइंग में बता देती हूँ बेटा, ऑलरेडी इतनी कहानी लिख चुके हो ना, फिर से वही वाली बात लिखोगे। इसको मैं यहाँ पे ना ड्राइंग बना के बता देती हूँ बस, है ना, फिर पोथियां ही बनाओगे ना। वहां पे तो ऑलरेडी यही बात लिख चुके हो ना, इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, अपना डीडीएनए इंसर्ट कर रहा है, सिर्फ वही डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये प्लाज्मिड है ना, और फिर ये प्लाज्मिड का क्या है, कौन से कलर से बना है, येलो कलर से, टीआई प्लाज्मिड का ये टीडीएनए है। ये कहां गया, ये जाएगा प्लांट के सेल के अंदर, ये तुम्हारा टीआई प्लाज्मिड है, ये कहां जाएगा, प्लांट सेल के अंदर। अब प्लांट सेल को तुम कैसे भी बना सकते हो, जैसे सपोज ये प्लांट सेल है, ठीक है ना, सपोज ये प्लांट सेल है ना, मान लो, मैं सिर्फ ऐसे बेटा रैंडमली तुम्हें दिखा रही हूं कि मान लो ये प्लांट सेल का क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए, प्लांट सेल, अरे भाई ये उसका क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए, इसी का पार्ट बन जाएगा। देखो आई थिंक आप वैसे तो विजुअलाइज कर पाए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैंने थोड़ा सा आपको बना के बता दिया तो मेरे को तसल्ली हो जाएगी। क्या हुआ, इसमें से जो टीडीएनए था वो जाके क्या करेगा बेटा, इसका पार्ट बन जाएगा। अब जैसे जैसे बेटा ये रेप्लिकेट करेगा, क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो टीडीएनए भी करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा तो ये भी प्रोटीन बनाएगा। बोलो इस डायग्राम से एक बारी आप देखो कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं। अतुल बेटा पूरी प्रोसेस को तो हमें नहीं पढ़ना है ना, जैसे आपने एचआईवी के केस में पूरा प्रोसेस पढ़ा कि रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, कैसे बाइंड होता है, कैसे लिंक होता है, यहां पे आपको वो पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना है कि कैसे लिंक होता है एंड ऑल, है ना, उतनी डिटेलिंग तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। डन हो गया एवरीवन, डन हो गया। अब आप इस प्रोसेस को कैसे यूज करोगे इसे बना लो, फिर हम इसे कैसे यूज करते हैं इसे हमें देखना है बेटा, कि कैसे हम इसे यूज करते हैं। क्योंकि जब ये ऐसा कर रहा है तो प्लांट को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये तो प्लांट को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, प्लांट में तो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है ना बेटा, प्लांट में तो क्राउन गॉल डिजीज कर रहा है, क्योंकि ये तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। जैसे ये इंटीग्रेट करेगा अपना डीएनए तो प्लांट को तो ट्यूमर हो जाएगा, क्राउन गॉल हो जाएगा। तुम्हें क्राउन गॉल थोड़ी करना है, तुम्हें तो बेटा अपने जीन को इंसर्ट करवाना है इसकी मदद से। तो अब इसमें क्या करते हैं वही चीज अभी मैं आपको समझाऊंगी। पहले यहां तक बताओ, डन डनाडन डन हो गया, यस
अपना दिमाग लगा के बता सकता है? देखो, जब इस तरीके का प्रोसेस हो रहा है तो प्लांट सफर्स फ्रॉम ट्यूमर। ट्यूमर हो रहा है, या ऐसे बोल दो क्राउन गॉल डिजीज। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो अतिरिक्त है, आप चाहो तो इसे टोटली इग्नोर कर सकते हो। दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान। इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर यू कैन जस्ट लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमें इसे यूज करना है, टीडीएनए में अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यार देखो, इसके पास नेचुरल पावर थी। मैं अगर एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करती प्लांट सेल्स में अपना डीएनए डालने के लिए, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को मुझे जबरदस्ती बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम अपना टीआई प्लाज्मेट सेल्स के अंदर डालो, है ना, क्योंकि उसके पास तो ये नेचुरल पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। वो अपना डीएनए इंसर्ट कर रहा है, वो तो वेक्टर की तरह नेचुरली काम कर रहा है, पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब उसके डीएनए में, उसके प्लाज्मेट में, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट में कुछ ऐसी जीन्स हैं जो प्लांट में उस ट्यूमर को कॉज कर रही है, राइट। ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए का हम अब क्या करेंगे ना बेटा, इसको डिसआर्म कर देंगे। अगर किसी भी, जैसे आप ऐसे समझना, जैसे सोल्जर्स हम बंदूकों से लड़ रहे हैं, वैसे तो हम ऐसे भी लड़ सकते हैं बिना बंदूकों के, बट जैसे कि बंदूकें क्या है हमारी, वो है क्या बोलते हैं, हमारी क्या बोलते हैं, हिंदी का शब्द याद नहीं आ रहा, इंग्लिश का भी याद नहीं आ रहा, ये क्या है हमारी बेटा, हथियार है, हथियार। जैसे ही हथियार हमने हटा दिए तो हम डिजार्म्ड हो गए। हम डिजार्म्ड हो गए तो हम उतने केपेबल तरीके से फाइट नहीं कर पाएंगे अब। तो हम इस टीआई प्लाज्मेट को डिजार्म करने वाले हैं। डिजार्म करने का मतलब हम इसमें जो प्रॉब्लमैटिक जीन्स है उस प्रॉब्लमैटिक जीन्स को या तो रिमूव कर देंगे और उसको क्लीव कर देंगे। मतलब कि इसकी जो प्रॉब्लम कॉजिंग पार्ट है, अगर मैं उसको रिमूव कर दूं तो इसको मैं एज अ वेरी गुड वेक्टर इस्तेमाल कर सकती हूं। बताओ हाँ या ना। वेपन्स या शस्त्र। समझ रहे हो मेरी बात? यस एवरीवन। मैं इस टीआई प्लाज्मेट को वेरी गुड वेक्टर की तरह, एग्रोबैक्टीरियम को एज अ वेरी गुड वेक्टर इस्तेमाल कर सकती हूं। बस मुझे इसे डिजार्म करना है। इसके जो खराब पार्ट थे अगर मैं उसे हटा दूं तो मैं इसे वेरी गुड वेक्टर की तरह यूज कर सकती हूं। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? समझ रहे हो? और इसमें हम अपने जीन को कहां इंसर्ट करते हैं पता है? इस टीडीएनए वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि इसका जो टीडीएनए वाला पार्ट है वही जाके जुड़ता है ना बेटा, यही तो ट्रांसफर होता है, यही तो जाके अपने क्रोमोसोम से जाके जुड़ता है। तो मैं इस टीआई प्लाज्मेट को पहले डिजार्म कर रही हूं ताकि ये हार्मफुल ना हो, और फिर उस टीआई प्लाज्मेट के टीडीएनए वाले पार्ट में अपने जीन को जोड़ दूंगी। और जब अपने जीन को जोड़ दूंगी, एग्रोबैक्टीरियम को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे उसके प्लाज्मेट का इस्तेमाल करके, उसके टीडीएनए का इस्तेमाल करके, उसमें अपना जीन जोड़ के मैंने अपने जीन को प्लांट सेल्स के अंदर पहुंचा दिया है। क्योंकि टीडीएनए में जैसे ही फॉरेन डीएनए जुड़ेगा, टीडीएनए निकलेगा प्लाज्मेट में से, वो जाके अपने बेटा क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगा। बस हमारा तो काम बन गया ना। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्या समझे? यस, एक थम्स अप दे दो। मैं इस बात को लिखने जा रही हूं। देखो, इतनी एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसीलिए दी गई है ताकि एनसीईआरटी की लाइंस को सिर्फ रट्टा ना मारो, नहीं तो रट्टा मारोगे। सिर्फ ये याद करो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन टीआई प्लाज्मेट टीडीएनए यूज एज अ वेक्टर फॉर प्लांट्स। ठीक है, आपका पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। वो मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट समझना है और जाके रट्टू तोता वाले बेटा नहीं बनना है, तो कंसेप्ट तो एनसीईआरटी वाले तो समझने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो यहां पे मैं क्या कर रही हूं, मैं लिख रही हूं एक बात कि टीआई प्लाज्मेट इज डिसआर्म्ड so that it is no more pathogenic to plants, no more pathogenic to plants, ताकि ये अब पैथोजेनिक ना हो। no more pathogenic to plants
we insert our foreign DNA, we insert our foreign DNA into tDNA site for transformation of plant cell. For transformation of plant cell. अब आपको ये समझ में आ गया है ना, तो रेट्रोवायरसेस में आपको इतनी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक को अगर आपने समझ लिया तो दूसरा वाला एग्जैक्टली उसी तरीके से किया जाता है, तो उसमें ज्यादा ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें सिंपली आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यानी कि इसका जो ये tDNA वाला पार्ट था टीआई प्लाज्मिड का, इस tDNA में हम एक्चुअल में अपनी जीन को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि यही वाला पार्ट ट्रांसफर होता है ना, समझ रहे हो। दिस इज टीआई प्लाज्मिड, दिस इज tDNA, दिस इज फॉरेन डीएनए। सिंपल। जैसे आप प्लांट्स के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का इस्तेमाल करते हो, ये ऑब्जर्वेशन कहां से आई, ये ऑब्जर्वेशन आई कि वो उसको इन्फेक्ट करता था। एग्रोबैक्टीरियम अगर उसको इन्फेक्ट नहीं करता तो आप कभी चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करते। भाई जो भी व्यक्ति ने दुनिया में इतनी सारी चीजों की जो खोज की है, डार्विन से लेके आप जिनकी भी बात करें, वो बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जब ये ऑब्जर्वेशन की गई थी तभी तो बेटा आपको ये चीज पता चली। तो यही ऑब्जर्वेशन रेट्रोवायरसेस के लिए भी थी कि बड़े सारे रेट्रोवायरसेस होते हैं, वैसे तो कैंसर कॉजिंग भी होते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो भी नेचुरली अपने जीन को होस्ट के जीन के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। रेट्रोवायरसेस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। रेट्रोवायरसेस खुद चल के आएगा और कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारे डीएनए को ले जाऊंगा होस्ट सेल के पास। तो जब एनिमल सेल्स को ट्रांसफॉर्म करना होता है तो आप रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेट्रोवायरसेस को भी डिजार्म कर देते हैं ताकि वो पैथोजेनिक ना रहे, वो कोई बीमारी कॉज ना करे, वो नॉन कैंसरस रहे, वो कोई डैमेज ना क्रिएट करे, बट इट कैन स्टिल बी यूज्ड टू ट्रांसफर योर डीएनए। समझ गए? यस एवरीवन? डन 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 डन। प्रतिभा बेटा जैसे हमने प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया नॉर्मल, पीबीआर 322 का इस्तेमाल कर लो, पीयूसी का इस्तेमाल कर लो बैक्टीरिया के लिए, ई कोलाई के लिए। सो दोज प्लाज्मिड्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर बैक्टीरिया। डन 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 डन। डन। ओ सब बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। एक बजे एक तीर से दो शिकार। देखो देखा जाए तो हमने भाई बहुत फायदा उठाया इसका, ठीक है। नंबर 2, इसी लाइन को एग्जैक्टली लिखो, एनसीईआरटी की लाइन है, यहां पे बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिजार्म्ड। अगर आपको डिजार्म का मतलब लिखना है तो आप यहां पे लिख लो, डिजार्म का मतलब होता है नो मोर डेंजरस। इसका जो डेंजर वाला पार्ट था उसको हमने हटा दिया। It is disarmed and now used to deliver the desirable gene into the animal cell star mark. Animal cell के लिए हम करते हैं। Once a gene or DNA fragment has been ligated to a suitable vector, it is transferred into a bacterial plant. इस लाइन को अलग से लिखना, इस लाइन को नेक्स्ट लाइन में लिखना, मतलब एक लाइन छोड़ के, ठीक है ना। प्लांट और एनिमल वेयर इट मल्टीप्लाइज। देखो क्या बोला है, आप सिर्फ यहां तक लिखना रेट्रोवायरसेस के लिए, सेल्स तक। बोला कि एक बार एक जीन या डीएनए फ्रैगमेंट जैसे ही एक सूटेबल वेक्टर के साथ लाइगेट हो जाती है, सूटेबल वेक्टर के साथ जैसे ही आप इसे जोड़ देते हो,
फिर उसको आप बहुत इजीली बेटा ट्रांसफर कर सकते हो एक बैक्टीरिया में, एक प्लांट में, एक एनिमल होस्ट में। यही तो तुम्हें करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट। ट्रांसफॉर्म करना है अगर होस्ट को तो सुटेबल वेक्टर ढूंढा, वेक्टर ढूंढ लिया, जब वेक्टर के साथ अपना डीएनए जोड़ लिया जब, तो बस अब उसको होस्ट के अंदर डाल दो। बट होस्ट इतनी आसानी से डीएनए थोड़ी ले लेगा। देखो अगर रेट्रोवायरस है या एग्रोबैक्टीरियम है तो उसके लिए तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा जो वेक्टर है वो रेट्रोवायरस है या तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम है तो बेटा तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये तो नेचुरली सेल्स को इन्फेक्ट करके सेल्स के अंदर डीएनए डाल देते हैं। बट अगर तुम नॉर्मल प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर रहे हो तो इतना आसानी से कोई बैक्टीरिया अपने अंदर या कोई भी प्लांट सेल अपने अंदर या कोई भी एनिमल सेल इतनी आसानी से फॉरेन जीन अपने अंदर नहीं ले लेता। तुम्हें उन होस्ट सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है कि वो फॉरेन डीएनए अपने अंदर ले ले। भाई कोई भी सेल क्यों अलाउ करेगा कि मेरे अंदर तुम फॉरेन डीएनए डाल दो, क्यों अलाउ करेगा? तो भाई उसको अलाउ करवाना पड़ता है, उस होस्ट को रेडी करना पड़ता है कि वो फॉरेन डीएनए अपने अंदर ले ले। अभी देखो कैसे, देखो डन डन कर लिया बेटा। जो हमने अभी तक पढ़ा ना बेटा कि इकोलाई के अंदर डाल दिया, एक इकोलाई जिसने कुछ भी नहीं लिया, एक इकोलाई जिसने रिकॉम्बिनेंट ले लिया, एक इकोलाई जिसने नॉन रिकॉम्बिनेंट ले लिया, ये इतनी आसानी से जो हम बोल दे रहे थे ना, ये इतना आसान नहीं है, यही तो समझना है। ये तो हमने इतनी आसानी से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बोला। एक इकोलाई ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, एक इकोलाई ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, इतना इजी नहीं है। we force them to take up the DNA बेटा। जैसे तुम्हें भी तो कॉम्पिटेंट बना रहे हैं हम, जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, स्पर्म्स को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, मतलब कि उनको केपेबल बनाते हैं, उनको तैयार करते हैं कि वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाए। क्या क्या करते थे? उसकी मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल और कुछ प्रोटीन्स को रिमूव कर देते थे, उसमें कैल्शियम आयंस की एंट्री होती थी ताकि विप्लैश मूवमेंट हो टेल की, उसको तैयार किया जाता था कि वो केपेबल बन पाए कि वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाए। जैसे स्पर्म को तैयार कर रहे थे आप, वैसे ही यहां पे होस्ट को तैयार करना है कि वो किसी ना किसी तरीके से फॉरेन डीएनए अपने अंदर ले ले। समझ रहे हो? यस, समझ आ रही है बात? तो अभी हम लिखने वाले हैं क्या? अभी हम लिखने वाले हैं yes, transformation of host, transformation of host, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट। पहली बात तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहां लिख देती हूं। What is the meaning of transformation? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है the host that takes up the foreign DNA। एक ऐसा होस्ट जो फॉरेन डीएनए ले ले वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दैट इज अ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक है, अलग अलग मेथड है यार। एक पानी चाहिए। नंबर 1, अच्छा एक और शब्द का मतलब लिखते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट, क्योंकि एनसीईआरटी ने कॉम्पिटेंट वर्ड भी लिखा हुआ है। Competent host means preparing the host to take up the foreign DNA, to take up the foreign DNA। उसको तैयार किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि वो फॉरेन डीएनए अपने अंदर ले ले,
यानी कि वो कॉम्पिटेंट बन जाए। अब पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे दैट इज बेटा हीट शॉक मेथड। इसके नाम से ही तुम्हें बेटा समझ में आ रहा है कुछ तो शॉक देने वाले हैं हम। यूजुअली आप देखोगे हीट शॉक मेथड बैक्टीरिया के लिए परफॉर्म किया जाता है। जैसे आप इकोलाई के अंदर डाल रहे हो ना फॉरेन डीएनए, तो हीट शॉक मेथड किया जाता है। अब पहले आप होस्ट को कॉम्पिटेंट तो बनाओ। देखो अब समझना, पहले आप समझना होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, फिर हीट शॉक देंगे। तो ये हमारे पास बनाना है बेटा, इससे पहले कि आप मुझसे पूछो, ये हमारी इकोलाई है, ये हमारी इकोलाई है, हमारा कोई बैक्टीरिया है मान लो, जिसके अंदर आपको फॉरेन डीएनए को डालना है। अब इसको तुम्हें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, इसको तुम्हें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, है ना, इसको तुम्हें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। अब इसे तुम कॉम्पिटेंट कैसे बनाओगे? देखो डीएनए जो होता है, पहली बात तो डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करता है। वो किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इतनी आसानी से तो क्रॉस करेगा नहीं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को इतनी आसानी से तो क्रॉस करेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसे पानी से प्रेम है। तो उसे तो धक्का देना पड़ेगा भाई, जैसे तुम्हें भी धक्का देना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो तुम्हें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ना। अगर तुम्हें किसी चीज से प्रेम है तो तुम वो चीज को बहुत आसानी से करोगे। अभी तुम्हें बोल दो कि 2 घंटे गेम खेल लो, बड़ी आसानी से करोगे, खेलने चले जाओ बड़ी आसानी से करोगे, पार्टी वार्टी कराओ बड़ी आसानी से करोगे, टाइम पास करो तो और आसानी से करोगे, स्पैमिंग करो तो भर भर के करोगे। जो चीज पसंद है वो चीज तुम्हें करने के लिए किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता, जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है वो चीज को करने के लिए फोर्स करना पड़ता है। तो भाई इतनी आसानी से डीएनए बीइंग अ वाटर लवर कैन नॉट बी क्रॉस्ड वेरी इजीली, धक्का देना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, जैसे तैसे करवाना पड़ता है। सबसे पहले तो हमने एक चीज आइडेंटिफाई की कि यार डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, है ना, मुझे बैक्टीरिया की सेल वॉल के थ्रू इसको धक्का देके इसको अंदर भेजना है। तो मैं क्या करूंगी ना बेटा, उस डीएनए को पहले किसी एक ऐसी चीज से ट्रीट कर देती हूं जिसके साथ वो जुड़ जाए और चुपके से सेल्स के थ्रू चला जाए। देखो क्या करते हैं एक्चुअल में, जैसे आप ये देख पा रहे हो डायग्राम में, हम क्या करते हैं ना बेटा, ये इकोलाई आपको दिख रही है, इसको ना कल्चर मतलब इसको हम इंक्यूबेट करते हैं, रखते हैं। इंक्यूबेट किसके साथ करते हैं? इंक्यूबेट किया जाता है बेटा डाईवैलेंट कैटायंस के साथ। क्या किया जाता है बेटा? डाईवैलेंट कैटायंस। समझना, हाँ बड़ी हंसी आ रही है। देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं पहले एनसीईआरटी की भी तुम्हें रीडिंग कराती हूँ, एक बारी एक लाइन रीड कराती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो एनसीईआरटी ने यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट में देखो क्या लिखा है, एक लाइन पढ़ना फिर मैं आगे कंटिन्यू करा रही हूँ। देखो सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, बोला डीएनए हाइड्रोफिलिक है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, बाइलेयर लिपिड बाइलेयर की बनी है तो नहीं जा पाएगा। इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, फोर्स करना पड़ेगा, इतनी आसानी से जाएगा नहीं। इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक द प्लाज्मिड, इट मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए, पहले तो उसे तैयार करो। And this is done by treating them with a specific concentration of divalent cations like calcium. तो तुम्हें फोर्स करना है। फोर्स करने के लिए पहले तो तुम इन सारे बैक्टीरिया को ले लो, इंक्यूबेट करो डाईवैलेंट कैटायंस के साथ में। डाईवैलेंट कैटायंस में सबसे जो कॉमनली यूज होने वाला डाईवैलेंट कैटायन है कैल्शियम। आप क्या करते हो, इसे इंक्यूबेट कर रहे हो, इसे रख रहे हो, इसके अराउंड कैल्शियम आयंस, ऐसे समझ लो। अब बेटा मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है तो मैं एक एक ऐसे कैल्शियम दिखा रही हूं। आपने इनको इंक्यूबेट किया डाईवैलेंट कैटायन से। हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है, हमारा जो प्लाज्मिड है, जिसे हमें इसके अंदर से धक्का देना है, हमारा प्लाज्मिड, हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारा जो डीएनए है बेटा वो चुपके से जाके किससे बाइंड कर जाएगा और उसी की आड़ में जाएगा। देखना हमारा जो डीएनए है वो जाके किससे बाइंड कर जाएगा? डाईवैलेंट कैटायंस, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, इसके साथ जुड़ गया। इसके साथ जुड़ जाने का फायदा यह है कि वो इसकी मदद से आप इसको फोर्स कर सकते हो कि वो सेल्स के अंदर चला जाए। क्या समझे मेरी बात? क्या समझे मेरी बात? डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, तुमने सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाया होस्ट को,
अभी तुम कैसे धक्का दोगे वो मैं बताऊंगी। तुमने सबसे पहले क्या किया ना बेटा, इकोलाई को इंक्यूबेट किया डाइवेलेंट कैटाइंस के साथ। सो सारी उसकी सेल वॉल के चारों ओर आपको क्या दिख रही है बेटा, डाइवेलेंट कैटाइंस, डाइवेलेंट कैटाइंस, डाइवेलेंट कैटाइंस, कैल्शियम, ताकि एटलीस्ट जो डीएनए है तुम्हारा, जो प्लाज्मिड है, जिसको इतना डर लग रहा था, वो अंदर नहीं जाना चाह रहा था, है ना, वो अब एटलीस्ट इसके जो चारों ओर डाइवेलेंट कैटाइंस दिख रही है उनसे जा जाके चिपक जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, जा जाके जुड़ जाएगा। अब तुम्हारे पास एटलीस्ट एक चांस है। मतलब अगर मुझे तुम्हें पढ़ने के लिए फोर्स करना है तो पहले मुझे तुम्हें सीट पे बिठाना तो पड़ेगा ना यार, कि तुम स्टडी टेबल पे आके बैठो तो सही। एक बार स्टडी टेबल पे आके बैठो, फिर मैं तुम्हारी अभी हीट स्ट्रोक दूंगी, अभी देखो, समझना। यस, ठीक है ना। तो पहले तो तुम्हें खींच के टेबल तक तो बिठाना पड़ेगा ना बेटा। जब तुम टेबल पे नहीं आओगे तो तुम्हें मैं कैसे बता सकती हूँ कि तुम पढ़ो। डंडे लगाने के लिए तुम्हें बेटा टेबल पे बिठाना पड़ेगा पहले। तो मैंने भी ना डीएनए को कहा कि तुम पहले पास तो आओ। इसके पास लाने के लिए पहले मैंने बैक्टीरिया को क्या किया, इंक्यूबेट करके रखा हुआ है कैल्शियम के साथ में, डाइवेलेंट कैटाइंस के साथ में, जिनसे आके आपका डीएनए जुड़ गया है। अब नाउ आई हैव टू फोर्स दिस डीएनए टू मूव थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल। अब इसके सेल वॉल पे छोटे छोटे पोर्स के थ्रू बेटा मुझे इसे धक्का देना है। अब मुझे इसे धक्का देना है तो पता है मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी बेटा। अब मैं अभी सुनो, जैसे अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रहोगे तो तुम्हें इतनी पिटाई लगाऊंगी, फिर इतनी पिटाई लगाऊंगी कि तुम किसी उस हालत में ही नहीं। भाई मैं इतनी पिटाई नहीं लगाऊंगी, मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये मजाक की बात है ना। मतलब तुम्हारी ऐसी हालत खराब कर दूंगी कि तुम्हारे बेटा होश ही उड़ जाएंगे, है ना। हम ना बैक्टीरिया को भी हीट शॉक देंगे अभी, ताकि उसको ना ये पता ही ना चले कि वो किस चीज को रेजिस्ट कर रहा था। मतलब तुम रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मुंह से ही आवाज ही नहीं निकलेगी कि अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। इतनी पिटाई लगेगी कि तुम मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाओगे, जबरदस्ती तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो जैसे बैक्टीरिया लेना नहीं चाह रहा था फॉरेन डीएनए, सबसे पहले तो मैंने डीएनए को कैटाइंस के पास लेके आ गई मैं। अब मैं इसको हीट शॉक दे रही हूं बैक्टीरिया को। भाई हीट शॉक तुम अगर सुनोगे तो तुम सोचोगे किसी को भी जिसको हीट शॉक मिलेगा तो भाई वो कहां जाएगा, उसको डीएनए लेना ही पड़ेगा। हीट शॉक उसे देते हैं, पहले उसे आइस पे रखते हैं, फिर उसे 42 डिग्री हीट देते हैं, आइस से एकदम हीट ट्रीटमेंट, और फिर से आइस हीट आइस, इसे कहते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। जैसे ही उसको बेटा झींगा लाला कर दिया तुमने, हीट शॉक दे दिया बेटा, हाँ हीट शॉक जैसे दे दिया ना बेटा तुमने, तो हीट शॉक देते ही अब वो बेचारा करे तो क्या करे, बस नाउ द डीएनए विल मूव थ्रू द पोर्स इन द सेल वॉल, और मूव कर जाता है क्योंकि आपने उसे हीट शॉक दे दिया है। अब वो इसको रेजिस्ट नहीं कर पाता। क्या समझे, क्या समझे? यस एवरीवन। ओए चलो चलो, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है बेटा। तो मेरा तरीका मुझे ऐसा लगता है कि आई सी, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, तो वो तो मैं मजाक में आपको बोल रही हूँ, पर आप लोग भी बहुत टॉर्चरस हो, कभी कभी बहुत टॉर्चर करते हो क्लास में, बट आई कैन नेवर डू डंडोफाइंग और पीटोफाइंग टू यू, दिस इज नॉट हाउ आई एम। लेकिन कुछ लोगों को डंडे की वैसे जरूरत होती है बेटा, झूठ नहीं बोलूंगी, जो वो पिटाई खा के ही बात मानते हैं, ठीक है। बट आई एम नॉट दैट पर्सन जो पिटाई लगाए, जो आपको मतलब कुछ अब्यूजिव तो हम कभी बोल ही नहीं सकते भाई, अब्यूजिव नो 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 नो, ना 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 ना, तौबा तौबा, ठीक है। पर एक फेमस डायलॉग है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कभी कभी जरूरत होती है बेटा, समझ रहे हो। इसलिए मम्मी की डंडे, मम्मी के लातें पढ़ने की जरूरत होती है। हम क्या ही वायलेंस करेंगे बेटा। चलिए आइए, बहुत बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो अब यहाँ पे पढ़ो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट द बैक्टीरिया इज मेड कॉम्पिटेंट, बैक्टीरिया इज मेड कॉम्पिटेंट। तुम कुछ कम नहीं सताते हो बेटा, तुम जिस हिसाब से सताते हो ना कोई सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यस, बैक्टीरिया इज मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग देम with divalent cations like calcium, ठीक है। our foreign DNA या our DNA
can now bind to this and then forced through the pores in the cell wall of bacterium. Yes. This is followed by heat shock. This is followed by heat shock, placing them on ice. Then beta 42 degree Celsius heat and again ice. Ice, heat, ice, which forces the bacteria to take up the DNA. To take up the DNA. क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? Yes or no? क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? Yes or no? अब है बेटा, यही तो प्रोसेस है। और क्या प्रोसेस जानना है? पीएचडी करना है यहाँ? डन डन डन। प्यारा बैक्टीरिया, अब तो प्यारा लगेगा ही ना। डाइवेलेंट कैटाइंस ही यूज करते हैं बेटा। फटाफट से कर लो। ये वाला प्रोसेस समझ में आया? पहले ये वाला प्रोसेस पहले मैंने, क्योंकि आधी एनसीईआरटी से रीड किया है, तो पहले इस एनसीईआरटी से एक बारी इस पार्ट को कवर कर लेते हैं, फिर हम वो दूसरी टेक्निक्स पढ़ेंगे, बायोलिस्टिक्स, जीन गन टेक्निक और एक माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। माइक्रो इंजेक्शन तो तुम ऑलरेडी जानते हो, जैसे हमें जब स्पर्म के न्यूक्लियस को इंजेक्ट करना होता है डायरेक्टली ओवा के अंदर, जैसे वहां पे माइक्रो इंजेक्शन करते हैं, वैसा ही करते हैं यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन, है ना? हो गया बेटा? डन। एक बच्चा कह रहे नहीं मैम पीएचडी नहीं करना तो बीएससी करना, तो बीएससी जाके करना, यहाँ बीएससी करने आया तू तो जाके बीएससी करना कॉलेज में जाके, यहाँ क्या कर रहा है? बीएससी में पढ़ना जो बीएससी में पढ़ाया जाता है, ठीक है? देखो क्या दिया है एनसीईआरटी ने, पहले वापस से मैं आपको इस लाइन को पढ़ाती हूं। इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, अगर आपको बैक्टीरिया को फोर्स करना है कि वो आपका प्लाज्मिड ले ले, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट बी फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए, उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा कि वो आपका डीएनए ले ले। इट इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम, which increases the efficiency with which the DNA enters the bacterium through the pore in its cell wall। बोला कि उसकी मदद से आप एफिशिएंसी को बढ़ाते। देखो डीएनए को बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं तो वैसे, बेटा तेरे को पढ़ना तो पड़ेगा, तू ऐसे पढ़ ले या वैसे पढ़ ले। अब जब ऐसे नहीं पढ़ेगा तो वैसे पढ़ाना पड़ेगा, मतलब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए तो अपन को डालना ही डालना है। अब या तो तुम आराम से ले लो या तो तुम ये वाला तरीका अपनाओ, तो तुमने एफिशिएंसी को बढ़ाया कि भाई और एफिशिएंट तरीके से तुम्हारा डीएनए जा सके उसके थ्रू। Recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with the recombinant DNA on ice, followed by placing them on 42 heat shock and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA.
तो भाई आपने जैसे ही उसको थोड़ा सा बेटा कॉम्पिटेंट बनाया, फिर हीट शॉक दे दिया। याद रखिए, हीट आइस हीट नहीं है, आइस हीट आइस है, तो गलत मत करना। आइस हीट आइस है, हीट 2 बार नहीं है, 2 बार आइस है बस। फिर बोला दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस डीएनए। अब बस आगे की टेक्निक्स करते हैं, ठीक है। चलो, ये आपकी दूसरी टेक्निक होती है। ये सिर्फ एक तरीका थोड़ी है हीट शॉक, दूसरा तरीका होता है जिसे बोला जाता है बायोलिस्टिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बायोलिस्टिक्स या जीन गन टेक्निक, डायरेक्ट सवाल आएगा, इधर उधर से नहीं आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा। तीसरा टेक्निक माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है ना। बायोलिस्टिक्स या जीन गन टेक्निक, जैसा आपको जीन गन का यहां पे एक छवि भी दिख रही होगी जीन गन की, ठीक है ना। तो जीन गन टेक्निक में क्या किया जाता है, अब एक पहला सवाल पता है क्या आता है, जैसे आप बैक्टीरिया के लिए हीट शॉक ट्रीटमेंट यूज करते हैं ना बेटा, वैसे ही बायोलिस्टिक्स यूजुअली परफॉर्म फॉर प्लांट सेल, यूजुअली परफॉर्म्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, usually performed for transformation of plant cell। और माइक्रो इंजेक्शन यूजुअली परफॉर्म्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल। ये भी आपसे पूछते हैं बेटा, इसीलिए इसको ध्यान रखिए कि अगर बैक्टीरिया होगा तो यूजुअली क्या किया जाता है, अगर प्लांट सेल है तो माइक्रो इंजेक्शन करेंगे या बायोलिस्टिक्स करेंगे, एनिमल सेल है तो क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन या बायोलिस्टिक्स। तो ये ध्यान देना है, पहला सवाल तो बेटा यही है। ये क्या है, क्रिस 3 में क्या था, क्या बात कर रहे हो तुम, कौन कौन सी मूवी देख के बैठे हो भाई, कुछ और याद ना है फिर भी ये सब याद है। देखो, बायोलिस्टिक्स या जीन गन टेक्निक, जीन गन टेक्निक हम प्लांट सेल्स के लिए करते हैं। अरे तुमने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा है बम्बार्डमेंट का, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो ऐसा, सारे एक्सपेरिमेंट तो पढ़ लेते हो, फिर देखते हो कि ये सारे तो बेकार थे एक्सपेरिमेंट। केमिस्ट्री में आधी चीजें पढ़ते हो, फिर देखते हो अरे ये तो रिजेक्टेड थ्योरी है, ये तो रिजेक्टेड है भाई, ये भी रिजेक्टेड है, और सारी पढ़ जाते हो तुम, है ना, हाँ या ना। आधी थ्योरीज पढ़ने के बाद बचा अरे ये तो रिजेक्ट कर दी गई है, फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। तो बायोलिस्टिक जीन गन में क्या करते हो बेटा, हाई स्पीड हाई वेलोसिटी से, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बम्बार्ड करते हो तुम, अपने डीएनए को बम्बार्ड करते हो प्लांट सेल्स के ऊपर, ताकि वो उस स्पीड से ही बेटा उसके अंदर, सेल के अंदर चला जाए, ठीक है ना। तो तुम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हो, हाँ, तो तुम अपने बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हो, अब यहां पे सिर्फ एक ही चीज में गलती कर सकते हो जो तुम, मेरे को लगता है बाकी तुम गलती नहीं करोगे। एक्चुअल में तुम डीएनए को कोट करते हो गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर, तो डीएनए ऊपर रहता है और गोल्ड और टंगस्टन अंदर रहता है, या तो गोल्ड या टंगस्टन का आप इस्तेमाल करते हो और इसके ऊपर डीएनए की कोटिंग करते हो। तो कभी ये नहीं बोलोगे कि डीएनए अंदर रहता है और उसके ऊपर गोल्ड टंगस्टन लगा दिया, नहीं। तो आपने क्या किया बेटा, गोल्ड एंड टंगस्टन के ऊपर डीएनए की कोटिंग की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तुम्हें ट्रांसफर करना है, और उसको इस जीन गन टेक्निक से, बायोलिस्टिक टेक्निक से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बम्बार्ड किया तुमने प्लांट सेल्स पर, ताकि प्लांट सेल्स के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए। दिस इज कॉल्ड एज बायोलिस्टिक्स या जीन गन टेक्निक, ठीक है ना। तो सिर्फ उल्टा एक चीज तुम ही गलती कर सकते हो, वो बस ध्यान रखना कि डीएनए ऊपर होता है भाई, डीएनए सेल के अंदर जाना चाहिए ना, तो डीएनए ऊपर होता है गोल्डन टंगस्टन के, ठीक है ना। सो आप लिखोगे डीएनए is coated on gold or tungsten and is bombarded with high velocity, to the plant cells, ठीक है।
हो गया बायोलिस्टिक्स। बेटा माइक्रो इंजेक्शन में क्या करेंगे, जैसे तुमने ऑलरेडी किया हुआ है यार, डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करो और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली सेल के अंदर डाल दो। देखो डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तुमने इंजेक्ट कर दिया है होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर दो, जैसे तुम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते थे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते थे, डायरेक्टली बेटा ओवा के साथ में न्यूक्लियस, स्पर्म के न्यूक्लियस को फ्यूज करा सकते हो, डायरेक्टली इंजेक्टेड, like you do in case of intracytoplasmic sperm injection in the in vitro fertilization, IVF टेक्निक में। यस नहीं ऋषभ बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यहां पे आप यूजुअली परफॉर्म फॉर एनिमल सेल यूजिंग अ माइक्रोनीडल या माइक्रो इंजेक्शन, यूजिंग अ माइक्रोनीडल और माइक्रो इंजेक्शन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए is directly injected into the nucleus of host cell। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ऐसा कुछ होता है डायलॉग क्या? हाँ जी मेरे प्यारे सपोलो, डन डनाडन डन हो गया तो बताइए प्लीज, डन डनाडन डन हो गया तो प्लीज बताइए मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। यस इजी ना बेटा? कोई मुझे ये बताएगा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली? इनमें तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि वो खुद से डीएनए जा नहीं सकता है, लेकिन बेटा आपके पास ऐसे भी ऑप्शंस है जहां आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको बिना मेहनत के ही होस्ट के अंदर डीएनए अगर डालना है तो किसका इस्तेमाल कर सकते हो, जल्दी बताओ किसका इस्तेमाल कर सकते हो? वेरी गुड, किसका आंसर सबसे पहले? शुभकरण। और भी बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल कर लो, एग्रोबैक्टीरियम का। देखो आई डिड नॉट गिव यू आंसर, तुमने ही आंसर दिया है। डिजार्म्ड पैथोजन का इस्तेमाल कर लो। देखो दिस इज द इंपैक्ट बेटा, द पावरफुल स्टडी दैट वी आर डूइंग इन लक्ष्य नीट 2025। यस सी यू गाइज गेव द आंसर। और क्या चाहिए बेटा, यही तो है मस्त। डिजार्म्ड वेक्टर्स का यूज कर लो जो खुद से ही डीएनए को डाल सकते हैं, मेहनत ही नहीं करने का, उन्हीं को इस्तेमाल करने का, डिजाइन करने का और यूज कर लेने का। ठीक है ना, ऐसे ही लिख लो, फिर एनसीईआरटी की फटाफट से रीडिंग करते हैं। तो नंबर 4 हमने क्या किया, डिजार्म्ड वेक्टर्स लाइक रेट्रोवायरसेस and agrobacterium tumefaciens can be used directly to transform, can be used directly to transform host। डन डन डन। अच्छा जितने बच्चे लिख रहे हैं फिजिक्स की क्लास 6 बजे, जैसे दीपांशु जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वेदांत उसका भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो सर की क्लास 6 बजे से तो मैं क्या करूं? मेरी क्लास तो 5:45 तक है ना। मेरी क्लास अगर चेंज हुई होती तो बोल रहे होते, अब सर की क्लास 6 बजे से है तो मैं उसमें क्या मदद कर सकती हूँ आपकी मेरे प्यारे सपोलो?
यस, डन। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें यहां तक की, फिर इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है बायो रिएक्टर्स। तो अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में चैप्टर की समाप्ति एंड बेटा मेरे पास ना 2 ऑप्शंस है, मैं देखूंगी आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट यूनिट की क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस रिलेटेड भी होते हैं। प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, या तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मर्ज करके कराऊंगी एप्लीकेशंस और बायोटेक की एक साथ, वो मैं देख लूंगी एक बारी। तो लास्ट क्लास में जो अगली क्लास होगी उसमें ज्यादा टॉपिक बचेगा नहीं, तो हो सकता है या तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लें एप्लीकेशंस वाला और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों की साथ करें, मैं देख लूंगी जैसा भी करना होगा, ठीक है ना। यस, हाँ चलिए पहले एनसीईआरटी को एक बार रीड करें बेटा। अब ना क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द चीजें पढ़ चुके हो ना, अब आप एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से रीड करना। अब आप स्टार्टिंग से एनसीईआरटी को रीड करना, ठीक है ना। अब आप स्टार्टिंग से एनसीईआरटी को रीड करना, ताकि अब आपको समझ में आए। पहले तो आपको यह समझ में आएगा कि एनसीईआरटी की सीक्वेंस कितनी खराब दी हुई थी, और आप जेन्युइनली मुझे बताएंगे कि मैम आप सही बोल रहे हो, अगर हम इस सीक्वेंस में पढ़ते ना तो हमें कभी समझ नहीं आता अच्छे तरीके से। लेकिन अब आप उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने एक एक चीज पढ़ ली है, सिर्फ आपको ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट बचा है, तो वो मैं आपको लास्ट में ही पढ़ते हैं, और वो लास्ट में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखो क्या दिया है, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। ये केवल एकमात्र तरीका नहीं है फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर डालने का। इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। बोला एक तरीका होता है माइक्रो इंजेक्शन का, जो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डाल सकता है। इन अनदर मेथड सूटेबल फॉर प्लांट्स, एक ऐसा मेथड जो प्लांट्स के लिए यूजुअली सूटेबल होता है, सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। ठीक है ना, डीएनए की कोटिंग होती है माइक्रो पार्टिकल्स गोल्ड एंड टंगस्टन पर, उनको एक हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड किया जाता है प्लांट सेल्स के ऊपर। दिस इज नोन एज बायोलिस्टिक्स और जीन गन टेक्निक। एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स व्हिच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। और एक टेक्निक होती है जिसमें आप डिसआर्म्ड पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली अपने जीन को ट्रांसफर करने के लिए। नाउ दैट वी हैव नोन द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट्स डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आपको टूल सारे पता चल चुके हैं। अब इसके आगे एनसीईआरटी ने क्योंकि अपनी गंदी एक सीक्वेंस दी हुई है, तो हमें तो उससे मतलब नहीं है, हम तो डायरेक्टली ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट करने वाले हैं, यानी कि हम बायो रिएक्टर्स की बात करने वाले हैं और फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करने वाले हैं। तो एज पर एनसीईआरटी आप ऐसे लिख सकते हो हेडिंग में, obtaining the foreign gene product, obtaining the foreign gene product, जो तुमने जीन डाला था उसका प्रोडक्ट तुम्हें ऑब्टेन करना है। एंड इस टॉपिक में हम एक्चुअल में बात करेंगे बायो रिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो आपके बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट के 2 स्टेप्स हैं। एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, दीज आर द 2 स्टेप्स जो हमें डिस्कस करने हैं। आज तो सारा डिस्कस नहीं हो पाएगा, बट बायो रिएक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ यस, देखो तुम्हारे कमेंट्स को कर देते हैं बेटा बंद, क्योंकि कुछ लोग तो बकवास करते रहेंगे जब तक कि टीचर का पेशेंस ना खत्म हो जाए। चलो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बायो रिएक्टर्स की। होते क्या है बेटा, किया कैसे जाता है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन। क्योंकि पहली जो हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स, देयर पार्ट्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, सेल्स टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हमें करना है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए लैब की पेट्री डिश में तो काम नहीं चलेगा। इतनी सी पेट्री डिश में तो तुम अपना ही ना पेट भर पाओ, तो दुनिया का क्या भला करोगे। और इसीलिए तुम्हें चाहिए होते हैं बेटा बड़े बड़े टैंकर्स, जिनमें आपको पता है यू कैन कल्चर अप टू 1000 लीटर ऑफ बैक्टीरिया। कैन यू इमेजिन?
आप उन बायोरिएक्टर्स के अंदर 1000 लीटर तक का कल्चर ग्रो कर सकते हो। इतने बड़े बड़े फर्मेंटर्स, इतने बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है बायोरिएक्टर्स। और अगर आप इस डायग्राम को जरा देखें, ये एक बायोरिएक्टर, वैसे तो 2 बायोरिएक्टर्स हैं, इन्हें स्टर्ड बायोरिएक्टर्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के बायोरिएक्टर्स का बेटा हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें आप अराउंड 1000 लीटर तक का कल्चर बेटा ग्रो कर सकते हो। और समझो अगर 1000 लीटर तक का कल्चर ग्रो कर सकते हो तो कितना सारा प्रोडक्ट तुम ऑब्टेन कर सकते हो, समझ पा रहे हो। लेकिन आप बड़े टैंकर्स में कल्चर करने से पहले ये जानना चाहते हो कि जैसे बेटा फॉर एग्जांपल तुम्हें किताब बुक रीड करने का मन है कि मेरे को ना बुक रीडिंग वाली हैबिट डालनी है। अभी नहीं मैं बोल रही हूँ, अभी तो तुम ये वाली किताबें पढ़ोगे, मेडिजी पढ़ रहे होगे, मॉड्यूल्स पढ़ रहे होगे, है ना, अभी तो तुम ये वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे। बट मैं जब तुम आगे नॉवेल्स पढ़ने का तुम्हारा मन है, नहीं यार मुझे रीडिंग करनी है, तो तुम एक बार में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग करते हैं वो मुझे नहीं पता, पर जैसे कि तुम एक बार में ऐसा नहीं करोगे और मैं खर्चा करके ना किंडल ले आता हूं पहले ही, या मैं हजारों किताबें एक बार में ऑर्डर कर देता हूं। पहले तुम एक ट्रायल लेते हो, ट्रायल करवाते हो, अपने लिए एक किताब रखी और एक किताब को पहले पढ़ के देख रहे हो कि तुम ऐसा कर पा रहे हो या नहीं, है ना, और तुम्हें कौन सी, मतलब तुम्हारा कौन सा जॉनर तुम्हें पसंद आ रहा है ना। तो जैसे उसके लिए तुम एक एक्सपेरिमेंट रन करते हो, फिर तुम्हें जब समझ में आ जाता है कि यार देखो मुझे पढ़ना पसंद है भी या नहीं, पसंद है तो कैसा टाइप का पसंद है, कौन से समय पे पढ़ना पसंद है, कितना एक बार में पढ़ पाता हूं, फिर तुम उसके अकॉर्डिंग किताबें ऑर्डर करोगे या किंडल ऑर्डर करोगे। वैसे ही जब बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में हमें कल्चर करना होता है जिसमें आप अप टू 1000 लीटर तक का कल्चर कर सकते हो, तो एक बार में बायोरिएक्टर में तुम अपने कल्चर को नहीं डाल देते, पहले तुम पायलट प्लांट्स चलाते हो। पायलट प्लांट्स आर दी छोटे छोटे टैंकर्स जिसमें 10-20 लीटर तक का कल्चर होता है, और उसको रन करके देखते हो। पता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? चलो मैं कमेंट्स ऑन कर देती हूँ, मुझे बताना कि तुम्हें ये वाला चीज समझ आ रहा है कि नहीं। वो छोटे छोटे टैंकर्स में ना सबसे पहले तुम समझने की कोशिश करते हो। क्या समझने की कोशिश करते हो? कि कल्चर को कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा पीएच चाहिए, कैसा, कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितने टाइम में वो अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा पा रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? क्या मेरी बात समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड एज रनिंग अ पायलट प्लांट। वंस यू अंडरस्टैंड कि यार ये इस टेम्परेचर पर, इस पीएच पर इतनी मिनरल्स, इतने सॉल्ट्स, ये न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिक्वायर करता है, डिमांड करता है, फिर तुम उसे बेटा बायोरिएक्टर्स में ट्रांसफर करते हो ताकि तुम्हें इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और तुम्हारा बड़े लेवल पर कोई नुकसान ना हो। रिलेट कर पा रहे हो? इट्स क्वाइट रिलेटेबल, इट्स क्वाइट इजी। तो अभी मैं यहां पे ये कर रही हूं, टू ऑब्टेन the product on a large scale, big tanks called bioreactors, are used to culture the host in large amount। और जब आप लार्ज अमाउंट की बात कर रहे हैं, अप टू 1000 लीटर। इमेजिन, है ना। एनसीईआरटी ने आई थिंक 100 से 1000 लीटर ऐसा कुछ दिया होगा। अगर एनसीईआरटी ने ऐसा दिया है तो मैं एग्जैक्टली वही डेटा लिखूंगी, 100 से 1000 लीटर। हाँ, 100 से 1000 लीटर ऐसे ही दिया है, तो एनसीईआरटी वाला ही लिखते हैं। अप टू 1000 है, बट हम एनसीईआरटी का डेटा लिख देते हैं 100 से 1000 लीटर। ठीक है, फिर इसमें हम एक पॉइंट लिखेंगे, प्रायर टू दिस small tanks or pilot plants up to
10 to 20 liter capacity is run initially to understand all the conditions required for the culture. ठीक है, to understand all the conditions required for the culture. Properties of बायोरिएक्टर, ये हम अगली क्लास में शुरू करेंगे. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बायोरिएक्टर्स की, कौन कौन से टाइप ऑफ कल्चर होते हैं. आई थिंक इट शुड टेक 45 मिनट्स टू फिनिश द चैप्टर, सो वी विल स्टार्ट दिस इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है ना. अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं. ठीक है ना. डन डनाडन डन कर लिया. बायोरिएक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है. 2 टाइप ऑफ कल्चर्स आर देयर, कंटिन्यूअस कल्चर, बैच कल्चर. इसको हम अगले दिन करेंगे. ठीक है. मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर. क्वेश्चंस करें. समझ में आया आपको. ठीक है. हाँ जी. यस एवरीवन. चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को. बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर कैसा लगा. दिमाग खपाने वाला थोड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ी सी ऐसी लग रहा था कि टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हो. जब अगर कोई बंदा, कोई इंसान बायोटेक में आगे अपना फील्ड रिसर्च या अपना आप अगर कोई आप में से, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बेटा डॉक्टर बनेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कुछ झूठ वाली तो कोई बात नहीं है. सारे लोग इक्वल मेहनत करेंगे भी नहीं, तो कुछ तो बेटा बीएससी भी करेंगे, एमएससी भी करेंगे. तो आपको ये, आप चाहे बायोलॉजी में करें, लाइफ साइंसेस में करें, जूलॉजी में करें, बायोटेक में करें, आपको ये पढ़ने का डिटेल में मौका भी मिलेगा और ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने का भी मौका मिलेगा. सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस, इट वाज अ वेरी नाइस टॉपिक. और आगे आप इसी चैप्टर की एप्लीकेशन देखेंगे. जो पढ़ा लिखा जोखा जो आपने किया है उसका एप्लीकेशन क्या होता है, वरना उसका फायदा क्या है. जो आप पढ़ रहे हो उसको आप अप्लाई ना कर पाओ तो ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या है. तो ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको अप्लाई कैसे करते हैं अपने फायदे के लिए, देश का भला कैसे होता है, इसको आप बेटा आगे पढ़ोगे. ठीक है ना. काफी कंसेप्चुअल है. ठीक है. चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर एनसीईआरटी कैटलिस्ट का. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, जबरदस्ती की गलतियां मत करना. ठीक है ना. बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की लाइंस है. चलिए, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से ही बनाया हुआ सवाल है. पहला स्टेटमेंट कहता है सिलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली
परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिलेक्टेबल मार्कर्स लाइक बेटा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, लाइक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। जैसे आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करते ही नहीं है, और सिलेक्टिवली आप ग्रो कर सकते हो ओनली एंड ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स को, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग द जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एम्पीसिलिन, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके पास एक जीन है जो एम्पीसिलिन को रेजिस्टेंस दे रही है, जैसे कि प्लाज्मिड आपने जो पीबीआर 322 पढ़ा, इसमें आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली साइड में ही तो अपना डीएनए डाला था, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। बोला इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग द जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एम्पीसिलिन, जिसमें एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द इकोलाई, अगर इसे इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दो, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट सेल। यस, जिसके अंदर डालोगे होस्ट सेल रेजिस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि अगर इस प्लाज्मिड को डाला है जिस प्लाज्मिड के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो होस्ट तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट बन जाएगा। बिल्कुल सही, बन जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है बेटा। समझ में आए तो थम्स अप देना, समझ में आए तो थम्स अप देना, ठीक है ना। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और आपकी क्लास की स्थिति है ये, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम्हारी क्लास में आजकल पढ़ाई नहीं चल रही है, मैं आपको बुरा लग सकता है, बट अभी कुछ पिछले 1 महीने से लक्ष्य, अर्जुना 1 और यकीन 2.0, इन तीनों की क्लासेस को मैं अगर कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा स्पैमिंग तुम्हारी क्लास में होती है, सबसे ज्यादा बातें तुम्हारी क्लास में होती है। उन कुछ बच्चों की वजह से पूरा माहौल क्लास का खराब होता है बेटा, कुछ बच्चों की वजह से, और तुम्हारे वो परफॉर्मेंस में भी दिखता है, ठीक है ना। डन, पढ़ाई करो। देखो पढ़ने वाला बच्चा तो आगे निकल जाएगा बेटा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन स्पैमिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, और मैं इजी इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, पढ़ने वाला बच्चा सही निकालेगा, ठीक है ना। तुम्हारी क्लास सबसे अच्छी हुआ करती थी स्टार्टिंग में, बहुत बढ़िया क्लासेस करते थे तुम लोग मन लगा के, पर होता है बेटा ये हर साल का है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन। बस एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया है। इन पीसीआर मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो करा जाता है, लैब में किया जाता है, इन विट्रो करते हो, इन वीवो कभी नहीं करते हो। एंजाइम पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट। यस, जीनोमिक डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है और फिर एक्सटेंड करता है प्राइमर्स को, जो प्राइमर्स लगे हुए हैं उनको एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके उसको बढ़ाता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि 27% जनता को लगता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो ना, फोकस ही हट चुका है, फोकस हटेगा तो कैसे होगा। आकांक्षा बेटा कह रही है और टाइम दो। बेटा मैं एक तरह को बात बताऊं, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो नीट में ना पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मैं सच्चाई बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, जल्दी अटेम्प्ट किया करो सेकेंड्स। अभी तो मैं थोड़ा टाइम बढ़ा के दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर बेटा बायो के क्वेश्चंस को फास्ट करना है, ठीक है। चलो
कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। Full stopped. Restriction enzyme cuts both the vector DNA and the foreign DNA at the same site. Yes. आप वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को सेम साइट से कट करते हो विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. यस, एब्सोल्युटली ट्रू. बिल्कुल सही बात है. बोथ प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. यस, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज अ वेक्टर. एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, आप बेटा जैसे प्लाज्मिड को इस्तेमाल करते हो तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है बहुत आसानी से. ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए, तभी तो इट इज अ वेरी वेरी गुड वेक्टर. ओराई भी प्रोवाइड कर देता है, इंडिपेंडेंट वे में रेप्लिकेट करता है, दैट इज वाई ए वेरी गुड वेक्टर. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? एक थम्स अप दे दो, एक थम्स अप दे दो. 57% बच्चों को ये लगता है, 29% बच्चों को ये लगता है. एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपको समझ में आया. यस, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4. बेटा टाइम, आप लोगों की अगली क्लास भी है, आपको ब्रेक भी चाहिए होगा, ठीक है ना. चलिए अगला क्वेश्चन. डन. असर्शन कहता है द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हाइंड टू. देखो अगर कभी भी ऐसा दिया रहे स्टेटमेंट, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हाइंड टू, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अगर ये दिया रहे फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हाइंड टू, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की है. ठीक है ना. Hind to always cut the DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. बिल्कुल सही. मैंने आपको रिकॉग्निशन साइट भी बताई हुई है कि कौन सी 6 बेस पेयर्स की सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, एनसीईआरटी में सीक्वेंस नहीं दी हुई है, बट एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. बट क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट से कोई लेना देना है? नहीं. बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है. बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर. अभी तक का सबसे ज्यादा है, बट अभी भी तुम 70% तक पहुंच नहीं पा रहे हो, है ना. कई लोगों को ऑप्शन ए क्यों लग रहा है पता नहीं. बिकॉज, अच्छा, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हाइंड टू बिकॉज हाइंड टू ऑलवेज कट. ये क्या रीजन तुमने दिया है, रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन बना दिया है, ये क्या मतलब है बेटा? कुछ भी. ऑप्शन 2 बेटा. बस अब 2 क्वेश्चन और है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 करो इसको. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, करो इसको. पोल स्टार्ट कर देती हूं पहले. चलो काफी रंगीन आंसर आ रहे हैं इसमें भी.
Unless one cuts the vector and the foreign or source DNA with the same restriction enzyme, recombinant vector molecule cannot be created. बिल्कुल सही बात है. अनलेस, जब तक आप अपने वेक्टर डीएनए को और अपने फॉरेन डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटते, तब तक आप रिकॉम्बिनेंट बना ही नहीं सकते. बिल्कुल सही बात है. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky ends, which can be joined together end to end using DNA ligases. बिल्कुल सही बात है. बोला जब आप एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स आते हैं उनमें एक तरीके के स्टिकी एंड्स होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. सिमिलर स्टिकी एंड्स होंगे तो उनको आप लाइगेसेस की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं. क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे बिकॉज लगा के एक बारी देख लो. When cut by the same restriction enzyme, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर और फॉरेन डीएनए को क्यों काटना पड़ता है? बिकॉज when cut by the same restriction enzyme, it produces same type of sticky end which can be joined end to end. बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना. बिकॉज लगा लो यार, इतना सरल है. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आंसर है 1. बोलो इजी है या नहीं, थम्स अप दो. इससे ऊपर तुम बढ़ नहीं पा रहे हो. ठीक है, ये किसको लग रहा है असर्शन गलत है? कौन सी जगह से पढ़ा है? यहां से तो नहीं बेटा, यहां का नाम गलती से भी मत बोल देना. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ओ माय गॉड, चलिए इजी है. In gel electrophoresis, DNA fragments can be separated on the basis of charge. DNA fragments are negatively charged. भाई इसमें भी अगर तुम गलती करोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, सच बता रही हूं. डीएनए फ्रैगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में इट इज नेवर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ये तो भैया अब तो लेके आ जाओ. एक क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा था कि भाई कम से कम अब तो 70% से ऊपर, 70% से ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है, 90% अबव आना चाहिए इसमें. असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. ऑप्शन 4. ये क्या हुआ? बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू. कहां जाओगे तुम मुंह छुपाने? कहां जाओगे तुम मुंह छुपाने? हाँ चलिए, ये तो रही बेटा तुम्हारी. मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी क्लास के कमेंट से पहचान सकती हूँ कि क्लास में जो बच्चा अभी क्लास में कमेंट बाजी कर रहा है वो कितना पढ़ रहा है. चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. स्पैमर्स को तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप आके बेटा हमारी शान बढ़ाते हैं क्लास की, है ना. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए. और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर. ये वही बच्चे होते हैं जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फिर कहते हैं चैप्टर टफ है, बहुत कंसेप्चुअल है, कंफ्यूजिंग था मैम, है ना. पढ़ाई करो बेटा. हमेशा 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 एक ही बात बोलती हूं, प्लीज यार पढ़ाई करो. हमेशा ये दूसरों पे ब्लेम मत डालो कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, ये चैप्टर डिफिकल्ट है, ये बेकार है. अरे तुम बेकार हो भाई, पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा दिमाग बेकार है, तुम्हारी मेहनत करते ही नहीं हो तो बेकार क्या होगी बेटा. तुम्हारा टाइम बेकार जा रहा है. करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, तभी आगे जाके, ठीक है ना. चलिए, इसी बात के साथ में बेटा बहुत बहुत शुक्रिया. यस, मैं गाना एक ना बहुत ही दुखी वाला गाना सुनाती हूँ मैं तुम्हें. अगर तुम्हें दुखी नहीं होना है तो तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, बट बड़ा दुखी वाला गाना है. ठीक है, बट अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा है तो मैं वही गाना सुनाऊंगी. ठीक है ना. चलिए. अब यादों के साए
इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द संवरता है, ना आंसू रुकते हैं। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। बेटा हंसना नहीं होता इस गाने पे, बदतमीज ना हो तो। बाय बाय, थैंक यू, बाय, ठीक है ना। चलो।